नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस YouTube चैनल पे। मैं हूं सरोज सिंह। एक छोटा सा निवेदन कि यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े और भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को देता रहूं। बच्चों, हम लोग पाठ 5 बर्फ़ की धरती इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 2 पैराग्राफ हमारा हो चुका है। तीसरे पैराग्राफ पर हम लोग देखते हैं लेखिका जिसने ये यात्रा वृत्तांत लिखा है वो लद्दाख की यात्रा करके लौटी हैं, और लद्दाख में उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, कौन कौन सी चीज़ों का आमना सामना हुआ, ये सब चीज़ें हम इस पाठ में देख रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, मोजे पहने वहाँ पहुँची तो चट्टान बर्फ़ सी सर्द। जब लेखिका मोजे पहने हुए उस चट्टान पर पहुँची तो वह चट्टानें बिल्कुल बर्फ़ जैसी सर्द थीं। सर्द यानी ठंडी। चट्टान की खोल में 2 कैलेंडर माँ दुर्गा और लक्ष्मी के बर्फ़ में ही खोसे हुए थे। वहाँ चट्टान में थोड़ी सी दरार थी, वहाँ पर 2 कैलेंडर, एक माँ दुर्गा का और दूसरा माँ लक्ष्मी का, उसी बर्फ़ में खोसा हुआ था। खारदुलांग की तेज़ हवाओं में न जाने कैसे टिके हैं। तो वहाँ पर हवाएं चूँकि बड़ी तेज़ चलती हैं खारदुलांग में, ऊंचाई वाला भाग है, और लेखिका को ये विस्मय होता है, ये आश्चर्य होता है कि आखिर ये कैलेंडर यहाँ टिके कैसे रहते हैं, उड़ के क्यों नहीं जाते हैं। तो बड़े विस्मय से उसने पूछा, ये तो हवा से उड़ जाते होंगे। तो जो गाइड था, जो टूरिस्ट गाइड था जो इनके साथ जा रहा था, उसने कहा हाँ ऐसा होता है, हमारे जवान नया कैलेंडर लगा देते हैं। ऐसा टूरिस्ट साहब बोले। मैं पहले बर्फ़ पर दौड़ती हूँ, फिर फिसलने के डर से वहीं बैठ जाती हूँ। टूरिस्ट साहब कहते हैं मैम आप चाहें तो कार में बैठें। और लेखिका बर्फ़ पर दौड़ती हैं, फिर उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं फिसल न जाऊँ, फिर वो बैठ जाती हैं। टूरिस्ट साहब को लगता है कि शायद वो परेशान हैं, इसलिए वो कहना चाह रहे हैं कि आप कार में बैठ जाएँ। नहीं, मैं यहाँ पहुँच सकी हूँ, ये मेरे लिए मूल्यवान है। तो लेखिका का जवाब आता है कि नहीं, मैं यहाँ पहुँची हूँ, ये मेरे लिए बड़े मूल्यवान चीज़ है, और मैं गाड़ी में बैठूँगी तो इसका क्या आनंद मिलेगा। लहराती चमकती धूप में लहरा रही पताकाएँ, वहाँ पर बहुत सारी पताकाएँ, झंडे लहरा रहे थे जो हवा से फड़फड़ा रहे थे, और धूप खिली हुई थी, इसलिए जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक पताकाएँ यानी झंडे दिखाई दे रहे थे। टूरिस्ट साहब से पूछा ये पताकाएँ कैसी हैं, तो उन्होंने जवाब दिया इधर आते जाते मन में कुछ धार लेते हैं और खम्भों पर पताकाएँ फहराते हैं। बच्चों, आप लोग भी कभी किसी तीर्थ स्थान पर गए होंगे, और कहीं कहीं की मान्यता होती है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगो, और मन्नत मांगते समय ये काम करो, कहीं सिक्के चिपका दो, कहीं रक्षा सूत्र बांध दो, तो मन्नतें पूरी हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं धार रखना। तो टूरिस्ट साहब बताते हैं कि इधर आते जाते लोग मन में कुछ धार लेते हैं और खम्भों पर पताकाएँ फहराते हैं। तो जो भी मन में निश्चय करते हैं और मन्नतें मांगते हैं, और मन्नतें मांगते समय वो खम्भों पर पताकाएँ फहरा देते हैं। ये बात तो मुझे आपको बतानी चाहिए थी। तो लेखिका ने कहा कि अरे आपने ये बात मुझे बताई नहीं, मैं मन में कुछ भी धरूं तो भी इस ऊंचाई पर पताका तो फहराना चाहती हूँ। वो कहते हैं मैं मन में कुछ धरूं या नहीं धरूं, लेकिन फिर भी लोगों ने इस ऊंचाई पर अपनी अपनी पताकाएँ फहराई हैं, तो मैं भी पताका फहरानी चाहती हूँ। आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं भी घर से पताका लेकर आती। तो मुझे इस बात को सोच कर परेशानी हो रही है इतनी कि लगता है इसके लिए दोबारा आना पड़ेगा। लेखिका कह रही है कि आपने मुझे बताया नहीं, और मैं परेशान हूँ ये बात सोचकर कि पताका मैं फहरा नहीं पा रही हूँ, और इसके लिए मुझे दोबारा आना पड़ेगा। तो हम तीनों ने खाने के पैकेट खोले। ड्रीमलैंड वाले पैकेट में वही और उतना ही जितना टूरिस्ट साहब और ड्राइवर के पैकेटों में, 3 पराठे 3 आमलेट, और देखकर हम तीनों हंस पड़े। बच्चों, इसके बाद
कुछ देर बाद इन लोगों को भूख लगी, अपने अपने पैकेट खोले और टूरिस्ट साहब, ड्राइवर और लेखिका तीनों ने अपने अपने डिब्बे खोले और सभी के डिब्बों में वही बराबर बराबर नाश्ते रखे हुए थे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है उसमें थे 3 पराठे, 3 आमलेट और ये व्यक्ति भी 3 थे, तो इसलिए तीनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। पताकाएँ फिर नज़र आईं। मैंने अपनी शाल उतारी, मन में तय किया कि मैं इसे यहाँ लहरा कर ही जाऊँगी। और इसके बाद फिर खाना खाने के बाद जब ये फिर चलने लगे तो लेखिका ने अपनी शाल उतार ली। उसने मन में ये निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ कुछ न कुछ तो फहरा कर ही जाऊँगी, ऐसा ना हुआ तो मुझे एक बार फिर यहाँ आना होगा। मैंने शाल आगे किया, लीजिए ड्राइवर साहब इसे भी किसी खंभे पर फहरा दें किसी तरह। तो लेखिका ने अपनी शाल उतार कर, चूँकि उसके पास पताका नहीं थी, झंडा नहीं था, तो अपनी शाल ही दे दी और ड्राइवर साहब से कहा कि इसे खंभे पर किसी तरह फहरा दें। मैम गर्म शाल भारी है, टिकेगा नहीं, हवा से नीचे गिर जाएगा। तो उस ड्राइवर ने कहा मैडम ये जो गर्म शाल है आपकी ये भारी है, वज़न है और ये हवा के इस रफ्तार में टिकेगा नहीं, उड़ जाएगा, गिर जाएगा। कोई बात नहीं, गिरेगा भी तो इसे बर्फीले ग्लेशियर पर, उज्जवल बर्फ़ पर। सुनकर दोनों हंसते हैं। तो लेखिका कहती है कोई बात नहीं, गिरेगा भी तो इसी ग्लेशियर पर गिरेगा, इसी उज्जवल बर्फ़ पर गिरेगा, सफ़ेद चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये सुनकर दोनों हंसते हैं। आप ऐसा करेंगी भी तो शाल उठाने के लिए हमें फिर यहाँ आना पड़ेगा। और फिर ड्राइवर कहता है कि आप अगर ऐसा करेंगी तो हमें दोबारा शाल उठाने के लिए आना पड़ेगा। मैं पताका को लेकर गंभीर थी। मैंने सुनहरी गोट वाली हल्की फुल्की ओढ़नी उन्हें पकड़ा दी और शाल ओढ़े इंतज़ार करने लगी। और इसके बाद चूँकि लेखिका पताका फहराना ही चाहती थी तो अपने सुनहरे गोट वाली, जिसमें छोटे छोटे गोट लगे थे, यानी गोटेदार उनकी ओढ़नी थी, उन्होंने अपनी ओढ़नी पकड़ा दी और शाल ओढ़कर इंतज़ार करने लगी कि कब वो पताका बनकर ऊपर फहरे और वो ड्राइवर को दे दें कि इसे ही आप फहरा दीजिए। ड्राइवर साहब ने ऊंची छलांग भरी और देखते देखते मेरी झूठ मूठ की पताका तारों में उलझकर लहराने लगी। और इसके बाद ड्राइवर उछल करके किसी खंबे में उस चुनरी को, उस ओढ़नी को उन्होंने बांध दिया और देखते देखते वो पताका के रूप में, झूठ मूठ की पताका के रूप में तारों में उलझकर लहराने लगी, फहराने लगी। मैंने गहरे भाव से खारदुलांग को सलाम किया। मुमकिन हुआ तो फिर आऊँगी, नहीं तो अब यहाँ इस बर्फीले ग्लेशियर पर पहुँच पाना मेरा सौभाग्य। और इसके बाद लेखिका ने खारदुलांग को मन ही मन गहरे भाव से सलाम किया और मन में धार रखा, मन में निश्चय किया कि मुमकिन हुआ, संभव हुआ तो मैं फिर दोबारा आऊँगी, नहीं तो इस बर्फीले ग्लेशियर में एक बार पहुँच पाना बड़े सौभाग्य की बात है। और एक बार मैं पहुँच गई हूँ, अगर मुमकिन हुआ तो फिर दोबारा आऊँगी। जीप उतराई से नीचे उतरती गई। एक मोड़ से ठीक बाएं हाथ पर छोटे से जल स्रोत को देख वहाँ रुकी और एक मोड़ पर बाएं हाथ की तरफ एक जल का स्रोत यानी झरना, छोटा सा झरना उन्हें दिखाई दिया और वहाँ पर जीप रुकवा दी। उसके किनारे जमी चट्टान पर जा बैठी और फिर लेखिका वहाँ चट्टान पर जाकर उसी जल स्रोत के किनारे बैठ गए। पहले तो उस ठंडे सर्द बर्फीले पानी की ओक भरी और जी भरकर मुंह पर छींटे दिए। और पहले तो लेखिका ने उस बर्फीले पानी से कुल्ला किया और मुंह पर पानी के छींटे मारे, क्योंकि पानी बड़ा ठंडा था, पीने में कठिनाई थी। पानी पिया भी, लेकिन थोड़ा पानी लेखिका ने पिया और फिर उसमें पाँव डालने को ही पर अपने को रोक लिया, लेकिन फिर उसमें पाँव डालकर कुछ देर तक ठंडे पानी में पैर डालकर बैठना चाहती थी, लेकिन अपने आप को रोक लिया। इतने ठंडे जल में पाँव नहीं, कुछ देर और बैठ सकती। और लेखिका सोच रही थी कि काश कुछ देर तक और यहाँ में बैठ सकती, यानी उनका वहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। एक और ख्याल कौंधा, और लेखिका के मन में एक और ख्याल आया। एक कौंधा मतलब एक ख्याल उनके मन में अचानक आया, एक विचार आया।
पन्ने पर यह लिखकर ग्लेशियर पर लटका दिया होता कि हिमराज, आपने अपनी सबसे निकट धरती पर रहने वाली संतानों के लिए भला जल प्रदान करने में इतनी मितव्ययिता क्यों बरती? आप तो जल के स्रोत हैं। और उनका मन आया कि मैं लिखकर एक पन्ने पर और यहीं लटका दूं। किसके नाम से? हिमराज। हिमराज कौन है बच्चों? हिमालय। तो उनका मन किया कि एक पन्ने पर लिख करके ये लटका दूं कि हिमराज, आपके पास जो संतानें रहती हैं, जो इंसान रहते हैं, जो मानव बस्ती रहती है, उनको जल प्रदान करने में, जल देने में आपने इतनी मितव्ययिता, मितव्ययिता मतलब कंजूसी, आपने कंजूसी क्यों बरती? बच्चों, हिमालय जो जल का स्रोत है, पूरे उत्तर भारत को हिमालय से जल प्राप्त होता है, किंतु हिमालय के आसपास रहने वाले, ख़ासतौर से लद्दाख में रहने वाले लोगों को जल बड़ी मुश्किल से मिलता है। और इसी बात को इंगित करते हुए लेखिका कहना चाहती हैं कि मेरा मन किया कि मैं वहाँ पर एक कागज़ पर ये लिखकर चिपका दूँ कि आपने यहाँ की संतानों को जल देने में इतनी मितव्ययिता क्यों बरती? आप तो जल के स्रोत हैं। इसके बाद ये लोग आगे बढ़े और रात को कहीं विश्राम किए। रात एकाएक नींद खुली, लगा कमरे में किसी ने टार्च फेंकी हो। तो रात में जब ये लोग सो रहे थे, अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि लेखिका के कमरे में किसी ने टार्च की रोशनी फेंकी हो। खिड़की से अंदर आती चांदनी का प्रकाश था, और वह किसी ने टार्च की रोशनी नहीं की थी, बल्कि चांदनी का प्रकाश खिड़की से आ रहा था। बच्चों, यदि कभी आपको लद्दाख जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ की धूप इतनी खिली हुई होती है, वहाँ की चांदनी इतनी खिली हुई होती है कि गजब का प्रकाश होता है। तो लेखिका को ऐसा लगा किसी ने टार्च से रोशनी फेंक रही हो, लेकिन ऐसा नहीं था, वो बल्कि चांदनी का प्रकाश कमरे में आ रहा था। इतना स्वच्छ कि ऊपर ओढ़े हुए कंबल के अलग अलग रंग दिखने लगे, और वो चांदनी का प्रकाश इतना स्वच्छ था, इतना निर्मल था, इतना गहरा प्रकाश था कि कंबल जो लेखिका ने ओढ़ रखा था उसके अलग अलग रंग उसमें दिखाई दे रहे थे। अक्सर इतना ज़्यादा प्रकाश चांदनी में नहीं होता कि कपड़े का रंग दिखाई दे, लेकिन उसमें दिखाई दे रहे थे। आकाश खिड़की को घेरे है और कांच पर झुका है चाँद का मुखड़ा, और कांच में से चाँद दिखाई दे रहा था, और पूरा आकाश और चाँद उस खिड़की से दिखाई दे रहा था। भला मैं आज ही यहाँ से क्यों चली जा रही हूँ? लेखिका का मन यहाँ से जाने का नहीं कर रहा था, और मन में सोचने लगी कि भला मैं आज ही क्यों चली जा रही हूँ? मेरा दिल्ली पहुँचना ज़रूरी ना होता तो दिन के बाद पैकॉग झील देखती। और लेखिका के मन में ये बार बार ख्याल आ रहा है कि मुझे आज ही लौटना है, और ये आज ही मैं क्यों जा रही हूँ? अगर दिल्ली पहुँचना ज़रूरी नहीं होता तो आज मैं पैकॉग झील देखती। करवट लेने को थी कि उठकर खड़ी हो गई, और अचानक करवट लेकर वह और सोना चाहती थी, लेकिन वो सोई नहीं, उठकर खड़ी हो गई। सोने को तो प्लेन में भी सोया जा सकता है। लेखिका को लगा कि सोने को तो प्लेन में भी सोया जा सकता है। घड़ी 3:30, घड़ी देखी तो इस समय बज रहे थे 3:30। शाल ओढ़ा, टार्च ली और कमरे के कपाट भिड़ा दिए और सीढ़ियों से उतर गई। लेखिका सोना नहीं चाहती थी, इस बेशकीमती समय को वह बर्बाद नहीं करना चाहती थी सोकर। उसने सोचा कि ये तो प्लेन में भी सो सकूंगी, और उसने शाल ओढ़ा, टार्च ली और कमरे के कपाट भिड़ा दिए, कमरा बंद कर दिया, सीढ़ियों से उतर गई। खुले में टहलते हुए सोचने लगी, अपने में गहरा पारदर्शी सन्नाटा, जैसे वो ऊपर के सितारों की लौ में अपने अंधेरे में जगमगा रहा हो। यानी चारों तरफ सन्नाटा था, और चारों तरफ जो सितारे आसमान में दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो सितारे नहीं हो, कोई मशाल हो, और उसकी लौ से पूरा अंधेरा जगमगा रहा हो। नीचे दिल्ली में मैं अपने जीने की दुनिया से अलग, वह चाँद, वह तारे, वह धरती, वो सामने बिजी सर्किट हाउस की ओर आती सड़क, जैसे धरती को आकाश से मिलाने वाली पगडंडी हो, उस पर भी क्यों न चल लिया जाए लेके इस प्रभात वेला में। तो यहाँ लेखिका को बिल्कुल दिल्ली से अलग का वातावरण दिख रहा था, अलग सी दुनिया, अलग सी ज़मीन, अलग सा चाँद,
अलग से तारे, धरती, बिजली, सर्किट हाउस की ओर जाती हुई पगडंडी। तो लेखिका ने सोचा थोड़ी देर इस पगडंडी पर भी चहलकदमी क्यों न कर लें, और वह उस पगडंडी पर जाना चाहती तो उस पर भी क्यों न चल लिया जाए इस प्रभात बेला में। प्रभात बच्चों सुबह के समय में। फाटक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, घड़ी देखी, कुछ देर रुकना ठीक होगा, मैं अब सड़क पर चल रही हूँ। और इसके बाद उसने घड़ी देखी, कुछ देर रुकी और देखा कि अभी समय है सुबह होने में। तो इसके बाद वो सड़क पर निकल गई। लेह को घेरे हुए पथरीली श्रृंखला को देख रही हूँ। वहाँ पर उसने चारों तरफ जो पहाड़, पथरीले पहाड़ और उसकी श्रृंखला थी उसको देख रही थी। खामोशी में अपने पैरों की आहट सुन रही है। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था और लेखक के चलने से पैरों की आहट, पैरों की आवाज़ें आ रही थी। अंतर में ऐसा भास आ रहा था कि इस अमृत बेला में जो घट रहा है वो पहली बार है और शायद अंतिम भी। और लेखिका को लगा कि ऐसी मधुर बेला में, अमृत बेला में, और ऐसा जो आभास हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, ये शायद जीवन में पहली बार हो रहा है। याद हुआ आई बौद्ध प्रवचनों की 2 पंक्तियाँ, जो भी देखो ऐसे देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो। और अचानक लेखिका को बौद्ध धर्म के, बौद्ध प्रवचनों के उपदेशों की 2 पंक्तियाँ याद आ गई कि जो भी देखो ऐसे देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो। यानी जिस चीज़ को भी देखो गौर से देखो, ध्यान से देखो, मन से देखो, दिल से देखो, ऐसे देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो। फिर ऐसे देखो कि जीवन में अंतिम बार देख रहे हो, यानी पहली बार देख रहे हो, और ऐसे भी देखो जैसे जीवन में अंतिम बार देख रहे हो। और वही बुद्ध के कमंडल में उदय होती उषा की को मानो पहली बार देख रही हूँ। लेखिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे बुद्ध भगवान के कमंडल से जो उषा प्रकट हो रही है, सूर्य प्रकट हो रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे लेखिका आज पहली बार देख रही है। देख रही हूँ अंतिम बार भी जैसे हिमालय के पीछे से फैलाए लालिमा को हमारे पूर्वजों ने देखा था, और उसे मैं, लेखिका बिल्कुल वैसे ही देख रही है जैसे पहली बार देख रही हो। ऐसे देख रही है जैसे आखिरी बार देख रही हो। स्थल पर सिर्फ चट्टानें, ऊंचे पहाड़ और आकाश की ओर जाती चढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। यानी चारों तरफ वहाँ सिर्फ चट्टानें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और आकाश की ओर जाती हुई चढ़ाई, सन्नाटा, हरियाली, ठंड, बर्फ़, यही सब वहाँ दिखाई दे रहा था। बिल्कुल शांत वातावरण, स्वच्छ वातावरण, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो ये देखकर लेखिका आत्मविभोर हो गई। बच्चों, ये जो लिया गया है लेह लद्दाख से एक किताब है, पुस्तक है लेखिका का, उसी से ये लिया गया है। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया बच्चों। यहाँ पर संजाल पूरा करो लद्दाख की विशेषताएं, जिसको हमें किताब से ढूंढ कर लिखना है। चट्टानों के रंग, जो कि आपको किताब में पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो मिलेगा। शब्दों के वचन पहचान कर परिवर्तन कीजिए, अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो एक वचन है उसको बहुवचन में बदलना है और फिर उस बहुवचन का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। और अगर बहुवचन है तो एक वचन में बदलना है और फिर उस एक वचन वाले शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लद्दाख के नाम पहले पैराग्राफ पर इसके सारे नाम दिए गए हैं, स्वयं से ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। पाठ में प्रयुक्त हिम शब्द वाले 2 शब्द ढूंढकर जिसमें हिम शब्द लगा हो, हिम मंडित, ऐसे जिसके साथ हिम लगा हो ऐसे शब्द ढूंढ करके हमें लिखना है। और इसके बाद किसी यात्रा पर जाते समय आई कठिनाई और उसके समाधान के पर अपने विचार लिखिए। यदि आप किसी यात्रा पर गए हो तो वहाँ पर आपने कौन कौन सी कठिनाइयाँ झेली और उन कठिनाइयों का समाधान क्या है, इस पर अपना विचार लिखना है। रचना बोध है। इसके बाद बच्चों विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। यहाँ पर विलोम शब्द दिया है और विलोम और उपसर्ग, यहाँ पर बच्चों शब्द बनाइए, विग्रह कीजिए और विलोम शब्द लिखिए। अति, धन, अधिक, तो इसको जब हम संधि करते हैं तो ये हो जाता है अत्यधिक, और अत्यधिक का विरुद्धार्थी होता है न्यूनतम।
इसी तरह और कुछ शब्द हैं जिसका विच्छेद करना है और फिर उसका विरोधी लिखना है, और तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।